बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, पीएम मोदी की अगुवाई में भारत में करीब 11 साल से सरकार है, लेकिन इन 11 वर्षों में अब तक पीएम मोदी, उनकी सरकार, बीजेपी विदेश नीति की जिस अंदाज में ढोल पीटती रही उसको आप जानते हैं। जब तक पाकिस्तान में उनके आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम नहीं दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और उनकी सरकार ने एक फैसला लिया जो उनसे पहले की सरकारों ने लिया था। मगर पिछली सरकारों पर उंगलियां उठा करके अपनी नाकामियों को छिपाने वाली सरकार ने वो फैसला लिया। पाकिस्तान के साथ सीज़फायर के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद रोधी मुहिम के लिए व्यापक समर्थन जुटाने के लिए तमाम देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने का जो फैसला किया वो काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। जिस अंदाज में इस प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों में भेजा गया, अब उस कदम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डंकापति और उनकी भक्ति में डूबे अंधभक्त ये कहते नहीं थकते कि मोदी जी की अगुवाई में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। दोस्तों, भारत में करीब 156 देशों के उच्चायोग हैं, 195 देशों में करीब 100 देशों में भारत के दूतावास हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया जो पीएम मोदी के खिलाफ रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए भारत की विदेश नीति को, तो नेहरू जिस स्तर पर इसे छोड़ करके गए थे वो आक्रामकता अभी तक ठहरी हुई थी। कह सकते हैं सरकार की विदेश नीति इसलिए फ्लॉप हो गई। दोस्तों, मेरा मानना है कि सरकार को प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला इसलिए करना पड़ा कि दूसरे देशों में भारत की जो दूतावास हैं वो भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ चढ़कर आगे नहीं बढ़ा रहे। सरकारें अपने अहम और बेहद खास संदेश को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर अपने विदेश मंत्री या वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा करती हैं, लेकिन सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भेजना कूटनीति के दायरे में एक ऐसा कदम है जो हैरान करने वाला फैसला होता है। मुझे पिछले 10 वर्षों में ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता कि किसी देश ने ऐसा कोई कदम उठाया हो, सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर। आतंकवाद के मसले पर भारत का नजरिया प्रस्तुत करने के लिए ऐसे प्रतिनिधिमंडल की जरूरत पड़ी। इससे जाहिर होता है दूसरे देशों में भारतीय दूतावास अपना यह काम प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे। इसे आप सीधे तौर पर पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी से जोड़कर देख सकते हैं। अब सवाल उठता है, भारत के राजदूत इतने डिमोलाइज क्यों हैं? इसके लिए आपस में जुड़े 2 कारण का जिम्मेदार माना जा सकता है। एक तो यह कि तमाम सरकारों ने विदेश में भारतीय दूतावास में जरूरी सुधार नहीं किए। दूसरा यह कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों को अपने देश में शायद ही कोई प्रशंसा मिलती हो, यह उनके कामकाज को प्रभावित करता है। नतीजतन सरकार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने जैसे कदम सरकार को उठाने पड़े। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भारतीय दूतावास का ढांचागत सुधार है। आपको पता है कि राष्ट्रमंडल वाले देशों में भारतीय दूतावास को उच्चायोग कहा जाता है और बाकी देशों में दूतावास। उनकी मुख्य जिम्मेदारी है भारत सरकार के संदेश इन देशों की सरकार तक पहुंचाना। इन दूतावासों की कार्य कुशलता बढ़ाना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से तमाम सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2 दिशाओं में सुधार जरूरी है: भारतीय दूतावासों के ढांचे की व्युपनिवेशीकरण और उनके निष्क्रिय नेतृत्व को सक्रिय बनाना। व्युपनिवेशीकरण का मतलब हुआ किसी राष्ट्र या क्षेत्र को विदेशी शासन से मुक्त करना और उसे अपना स्वतंत्र और संप्रभुत्व राज्य बनाने की प्रक्रिया। इसका मतलब समझ सकते हैं। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, वो इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकी। खैर, भारतीय दूतावासों के ढांचे को ले उदाहरण के लिए, लंदन में भारतीय उच्चायोग अभी भी औपनिवेशिक स्वरूप में गठित नजर आता है। फिलहाल उसके 6 अधिकारियों को मिनिस्टर कहा जाता है: मिस्टर काउंसलर, मिस्टर ऑडिट, मिस्टर इकोनॉमिक, मिस्टर कोऑर्डिनेशन, मिस्टर नेहरू सेंटर। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा में भारतीय उच्चायोग मिनिस्टर पदनाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश के लंदन स्थित उच्चायोग में इस पदनाम का प्रयोग किया जाता है। लगता है यह प्रथा औपनिवेशिक शासन के दौरान सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पद से चली आ रही है। सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों को उच्चायुक्त और उप उच्चायुक्त के पदों में बदल दिया गया, बाकी पदनाम नहीं बदले। मिस्टर पदनाम को लेकर के उलझन तब पैदा होती है जब केंद्र या किसी राज्य के मंत्री सरकारी दौरे पर लंदन जाते हैं। आमतौर पर भारतीय उच्चायोग के मिनिस्टर उनकी अगवानी करते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को इस नौकरशाही पदक्रम का पता नहीं होता वो काफी उलझन में पड़ते हैं। दूसरा,
दूसरा मसला नेतृत्व शैली का है। भारतीय दूतावास के नेतृत्व निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय हो, ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। फिलहाल दूतावास सरकार से निर्देश मिलने के बाद में सक्रिय होते हैं। उनकी सक्रियता काफी औपचारिक किस्म की होती है, लेकिन उन्हें भारतीय प्रवासियों और दूसरे भागीदारों के साथ में अनौपचारिक मेलजोल रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कि अभी इस सरकार में कम हुई। वैसे देखा जाए शुद्ध रूप से नौकरशाही नियुक्ति इस तरह के मेलजोल को कम कर देती है। पहले की सरकार यह नहीं करती थी। पहले की सरकार भारतीय दूतावासों के अधिकारियों में विविधता लाती रही। उनमें प्रोफेसरों, पत्रकारों, लेखकों, युवा नेताओं को भी शामिल किया जाता रहा, लेकिन इस सरकार में ये सब बंद है। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। लंदन में नेहरू सेंटर के अध्यक्ष पद पर लेखक अमीश त्रिपाठी की नियुक्ति के बाद सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। ये सेंटर लंदन में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा के रूप में सक्रिय है। ये ब्रिटेन में प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक संस्था के रूप में सक्रिय है। साहित्यिक पृष्ठभूमि से आए त्रिपाठी ने अक्टूबर 2023 तक ये पद संभाला, लेकिन किसी नौकरशाही शिष्टाचार में पड़ने बिना लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मिलते रहे। इस नेहरू सेंटर में सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक आयोजनों में वृद्धि हुई। भारतीय दूतावास में अलग अलग किस्म के पेशेवरों की नियुक्तियों के दो कारण हैं। पहला ये कि भारतीय दूतावासों को भारतीय प्रवासियों के साथ में मेलजोल बढ़ाना चाहिए, जो विविध क्षेत्रों, विचारधाराओं, जातियों, पेशों से जुड़े होते हैं। दूतावासों में विविधताओं के इस मेल से उनका दायरा विस्तृत होगा। दूसरे, विधिक किस्म के पेशेवरों की नियुक्ति उन्हें देश विदेश नीति तथा कूटनीति के अनुभव कराएगी, जो कि भावी नेतृत्व के विकास के लिए लाभकारी है। विदेश में रहने वाले हमारे मित्रों के मुताबिक भारतीय दूतावासों में अच्छे काम की तारीफ न किए जाने से दूतावासों में काम करने वाले अधिकारी डिएक्टिव रहते हैं। उदाहरण के लिए लंदन में वर्तमान भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दौरास्वामी पिछले उच्चायुक्त के मुकाबले कहीं ज्यादा सक्रिय दिखे। वो लोगों से बराबर मिलते रहे, सामुदायिक आयोजकों में सक्रियता से भाग लेते रहे, फिर भी अधिकतर भारतीय उनका नाम नहीं जानते। अब क्या कीजिए, मोदी जी और उनकी सरकार के लोग खुद को चमकाने में बिजी हैं। इस तरह उच्चायोग के सुरक्षा अधिकारी किरण भोसले 2023 में खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान तिरंगे की सुरक्षा करते हुए घायल हो गए थे, लेकिन यह खबर मीडिया में कहीं नहीं आई। यह सब यही बताता है कि भारतीय दूतावासों में काम करने की प्रशंसा में कंजूसी की जाती है। यह भी सक्रिय नेतृत्व को हतोत्साहित करता है। कुल मिलाकर के इस बात की एक बात यह कि भारतीय दूतावासों को उपनिवेशिकता से मुक्त करना, उनमें विविधता पेशों के लोगों की नियुक्ति करना, अधिकारियों को उनके काम के लिए प्रशंसा करना, उन भूमिकाओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगा जिनके लिए उनका गठन किया गया है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।